हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरीश जंगीड एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बॉटनी के अंदर हर पेपर में 4 यूनिट्स होती है, तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर के अंदर भी टोटल 4 यूनिट है। और हर यूनिट के अंदर से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उन टॉपिक्स को अपन फटाफट से इन क्लासेस के अंदर रिवाइज करेंगे। ठीक है, ब्रीफ के अंदर एकदम बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर उन टॉपिक्स को अपन रिवाइज करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर के अंदर जो अपनी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे एक तो जो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है वो इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से पूछा जा सकता है। यदि शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के अलावा डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या किसको बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है। इसके अलावा टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर, ठीक है, स्फीति दाब जिसको बोलते हैं, ये टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर क्या होता है। इन सब के बारे में एक तो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे एक वाटर पोटेंशियल है, जल विभव, वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या है इसके बारे में आ सकता है। एक तो इस टॉपिक से शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। इसके अलावा यदि अपन बात करें वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है, तो सेकंड अपन बता सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जल का अवशोषण और परिवहन कैसे होता है, जल का अवशोषण व स्थानांतरण, जल का अवशोषण व स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिट फर्स्ट में। जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर असेंट ऑफ शेप एक टॉपिक है, असेंट ऑफ शेप, जिसे रसारोहण कहा जाता है, असेंट ऑफ शेप या रसारोहण, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन इस एसेंट ऑफ शेप के अंदर जो अलग अलग थ्योरीज या अलग अलग सिद्धांत जो है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ट्रांसपीरेशन कितने टाइप का होता है, ट्रांसपीरेशन के अंदर ही इसी के अंदर वैसे आ जाता है ये टॉपिक स्टोमेटा, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और स्टोमेटा की ओपनिंग व क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं, इसके लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी दी गई है, अलग अलग वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सब के बारे में बिल्कुल ब्रीफ के अंदर शॉर्ट वे के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी बहुत सारा पोर्शन यूनिट फर्स्ट के अंदर है। आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन की हर यूनिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स वगैरह के बारे में है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में है। लेकिन यदि आप इतना पोर्शन पढ़ लेते हैं तो कम से कम एक बड़ा वाला क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से कवर हो जाएगा, और हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाए।
ठीक है। तो ये टॉपिक्स, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलाइसिस, टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन बनता है। जबकि बड़ा वाला क्वेश्चन जो है वो या तो ट्रांसपिरेशन से पूछा जाता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, कितने टाइप का होगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक, एक स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टोमेटा कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे, इसको समझाने के लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा थ्योरी दी गई है, सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा जल का अवशोषण और उसका स्थानांतरण, जिसमें असेंट ऑफ शेप जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इनके बारे में बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, शॉर्ट वे के अंदर अपन पढ़ेंगे। यदि इन टॉपिक्स को या सारी की सारी यूनिट को आप कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप के ऊपर सारे के सारे पेपर्स जो है उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सारी यूनिट्स वहाँ पर हो चुकी है, चाहे बॉटनी की हो, चाहे जूलॉजी की हो या केमिस्ट्री की हो। इसके अलावा यदि आप पीसीएम से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी सिलेबस वहाँ पर 95% तक लगभग पूरा हो चुका है। तो आप आई स्टडी ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड करके पूरा जो आपका पेपर है उसको यदि कवर करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी का अलग से वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, और राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पूरा का पूरा पेपर जो है आपका वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में अपन बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर, डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बाकी शॉर्ट वे के अंदर अपन रिविजन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलाइसिस, टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो डिफ्यूजन क्या है, विशरण क्या होता है। देखिए, जब किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है तो इस प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कमरे के अंदर कोई अमोनिया की बोतल या कोई परफ्यूम की बोतल आपने एक कॉर्नर के अंदर रख करके उसको खोल दिया, अब कुछ समय बाद में उस परफ्यूम या अमोनिया की जो स्मेल है वो सारे कमरे के अंदर फैल जाती है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन या विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन या विसरण। और डिफ्यूजन या विसरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के लिए। जैसे ऑक्सीजन और CO2 गैस का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स के अंदर नॉर्मली इस डिफ्यूजन या विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। आगे बात समझ में। और डिफ्यूजन को रोकने के लिए, या ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन के लिए जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। और डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो नॉर्मली जो सब्सटेंस है या जो पदार्थ है जिसका डिफ्यूजन हो रहा है उसकी डेंसिटी या उसके घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस क्या होता है। यदि वाटर का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन के अंदर भी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। किसी भी विलेय या विलायक का भी हो सकता है। अब वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ऑस्मोसिस के अंदर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का ही तो मूवमेंट हो रहा है, जल का ही तो परिवहन हो रहा है। फर्क क्या है, यहां पर बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ऑस्मोसिस को दर्शाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आलू वाला एग्जांपल लिया जाता है। आलू को छील करके उसके अंदर 2 कैविटी बना दी जाती है। उन कैविटीज़ के अंदर एक में शुगर का सॉल्यूशन भर दिया, एक के अंदर वाटर भर दिया, प्योर वाटर। और कुछ समय बाद जब आप देखते हैं तो उन कैविटीज़ के अंदर शुगर और वाटर का जो लेवल है वो पहले वाले लेवल से कम या ज़्यादा होता है, जो कि एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस के कारण होता है। एंडोस्मोसिस या अंतःपरासरण क्या है, जब किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखें
जिनसे सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है आपके पास, इसके अंदर आपने सेल को रखा और इस बीकर के अंदर पहले से ऐसा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ऐसा विलियन आपने भर रखा है जिस विलियन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा है। अब इस विलियन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और मान लीजिए सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगी और वाटर जो है वो इस बीकर से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण। और अंतः परासरण कब होगा? जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने रखा है। ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है अल्प परासरी विलयन है। ये सॉल्यूशन कैसा है? अल्प परासरी, हाइपोटोनिक है, मतलब इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो कम है और सॉल्वेंट यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब वाटर की कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो वाटर अपनी ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी कि इस बीकर से वाटर कहां एंटर करेगा? सेल के अंदर एंटर करेगा, और ये सेल के लिए हो गया एंडोऑस्मोसिस। तो यदि किसी सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एंडोऑस्मोसिस होगा। यदि इसका उल्टा कर दे, किसी सेल को आपने ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा, ऐसे विलियन के अंदर रखा जो कि हाइपरटोनिक है, जो कि कैसा है? हाइपरटोनिक मतलब अति परासरी है। अब हाइपरटोनिक या अति परासरी विलियन यदि है तो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। वाटर कंसंट्रेशन क्या है इसके अंदर? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक वर्ड यूज होता है सोल्यूट के लिए, विलेय के लिए। अब विलेय यदि ज्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वाटर कम है तो इस सेल से वाटर जो है वो कहां आता है? इस बीकर के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर आता है, और ये सेल के लिए हो गया एक्सोऑस्मोसिस। क्या हो गया? एक्सोऑस्मोसिस या बहिपरासरण हो गया। तो ऑस्मोसिस भी दो टाइप का हो सकता है, एंडोऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो ऑस्मोसिस क्या है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल में प्रेजेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बराबर होती है, यानी कि सेल के अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर उस सॉल्यूशन के अंदर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य को इसी से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सेल को, किसी प्लांट सेल को आपने यहां पर इस प्रकार के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा। ये कोई प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति परासरी विलयन के अंदर रखा। अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इस पादप कोशिका से क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस या बहिपरासरण होगा। लगातार इस पादप कोशिका से एक्सोऑस्मोसिस होने के कारण ये जो सेल है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी। फ्लैसिड का मतलब है सलथ। ये कोशिका जो है वो पिचक जाएगी, और जब ज्यादा एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा तो इस कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म इस कोशिका की सेल वॉल या कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये कोई प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर इस प्रकार से ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। इस प्लांट सेल को जब आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो इसका एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस के द्वारा वाटर इस सेल के अंदर जो वो बाहर निकल जाएगा, फ्लैसिड कंडीशन में सेल आ जाएगी। और ज्यादा यदि एक्सोऑस्मोसिस होता गया तो लास्ट में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? इसकी प्लांट सेल जो है वो तो अलग हो जाएगी
और इसका जो प्रोटोप्लाज्म या इसका जो जीव द्रव्य है वो इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और प्लांट सेल और इस प्रोटोप्लाज्म के बीच में जो गैप है, इस गैप के अंदर ये सॉल्यूशन भर जाएगा। और इस प्रोसेस को, जिसमें लगातार एक्सोस्मोसिस होने के कारण प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से डिटैच हो गया है, अलग हो गया है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन। यदि इस फ्लैसिड सेल को या प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस से आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, अल्प पराश्रयी विलयन में रख दें, तो ऐसी कंडीशन में वाटर इस सेल के अंदर एंटर करेगा, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होगी और ये सेल फ्लैसिड से वापस टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी। फ्लैसिड से किस कंडीशन में आ जाएगी? टर्जिड कंडीशन में, यानी कि स्फीत कोशिका हो जाएगी, वापस से ये कोशिका फूल जाएगी वाटर के अंदर एंटर करने के कारण, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, कब होता है, समझ में आ गई बात, और डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है ये भी आपको बात समझ में आ गई। तो इनसे शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक है देखिए डीपीडी। डीपीडी का फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डीपीडी जो है वो वाटर पोटेंशियल के बिल्कुल अपोजिट होती है। जितनी डीपीडी होगी उतना ही वाटर पोटेंशियल होता है, बस साइन के अंदर डिफरेंस होता है। डीपीडी का जो फॉर्मूला है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस, यदि अपन ऑस्मोटिक प्रेशर में से, यदि अपन परासरण दाब में से टर्गर प्रेशर माइनस कर दें तो अपने पास डीपीडी प्राप्त हो जाती है। अब ये टर्गर प्रेशर क्या है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या है, उसकी भी अपन अभी चर्चा करते हैं। देखिए पहले अपन बात करते हैं टर्गर प्रेशर या टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी या वॉल प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर जब एंडोस्मोसिस होगा, वाटर इस प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा, तो इसका ये जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म इस वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाता है, या वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सेल की सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब बोलेंगे। तो किसी भी सेल के अंदर एंडोस्मोसिस के द्वारा जब वाटर अंदर की तरफ एंटर करता है तो उस वाटर के द्वारा वॉल की या प्लांट की सेल वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर टर्गर प्रेशर टीपी कहलाता है। ये जो सेल वॉल होती है वो आपको पता है रिजिड है, वो इलास्टिक है, तो ये सेल वॉल भी इस प्रेशर के अगेंस्ट एक प्रेशर लगाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और वो प्रेशर इस टर्गर प्रेशर के बिल्कुल बराबर होगा, जिसे वॉल प्रेशर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वॉल प्रेशर, डब्ल्यूपी कहा जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं किसी भी सेल के लिए जो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर है वो बराबर होता है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। टर्गर प्रेशर सेल वॉल के ऊपर लग रहा है, जबकि वॉल प्रेशर सेल वॉल के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स या साइटोप्लाज्म के ऊपर लग रहा है। आगे बात समझ में? तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं डीपीडी की, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट क्या है। देखिए डीपीडी का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को माइनस कर दें तो आपके पास डीपीडी प्राप्त हो जाएगी। अब अलग अलग सेल की डीपीडी अलग अलग होगी। जैसे अपन बात करते हैं किसी फ्लैसिड सेल के लिए, कोई फ्लैसिड सेल है यानी कि सलथ कोशिका है, कोई पिचकी हुई कोशिका है,
तो इस सलत सेल या फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी अपन कैसे काउंट करेंगे? तो फ्लैसिड सेल के लिए नॉर्मली क्या होता है, टर्गर प्रेशर 0 होता है। अब कोई सेल पहले से यदि पिचकी हुई है तो वहां पर अंदर की तरफ वाटर से वॉल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगेगा। भाई पहले से ही सेल यदि फ्लैसिड कंडीशन में है, वाटर अंदर है ही नहीं, तो वाटर वॉल के ऊपर प्रेशर क्या लगाएगा? तो यहां पर जो ट्रिगर प्रेशर है वो क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो यदि अपन ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो dpd इज इक्वल्स टू ओपी माइनस 0। तो dpd यहां पर क्या हो जाएगी, dpt इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। dpd ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही है। इस फ्लैसिड सेल के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतनी ही dpd है। यदि अपन बात करें मान लीजिए किसी टर्जिड सेल के लिए, टर्जिड सेल या कोई स्फीत कोशिका है, फूली हुई कोशिका है, तो टर्जिड सेल के लिए टर्गर प्रेशर जो है वो ट्रिगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होता है। अब ट्रिगर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर यदि बराबर है तो डीपीडी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। डीपीडी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि टर्जिड सेल के लिए डीपीडी कम है और फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी ज्यादा है, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की तरफ होता है। तो यदि कोई टर्जिड सेल है उससे वाटर किसी फ्लैसिड सेल के अंदर ही तो एंटर करता है, तो इससे स्पष्ट है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कम डीपीडी से ज्यादा डीपीडी की ओर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये डीपीडी का छोटा सा कंसेप्ट है। इसके अलावा वाटर पोटेंशियल क्या है, जल विभव क्या है? देखिए किसी भी प्लांट सेल के अंदर या कोई भी सेल है, कोई भी सिस्टम अपन ले रहे हैं, उसके अंदर वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल या जल विभव जो है वो है फ्री एनर्जी के अंदर चेंज। फ्री एनर्जी, मुक्त जो ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन है वही वाटर पोटेंशियल या जल विभव होता है। हाई से लो फ्री एनर्जी की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। कहीं पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर ज्यादा है, वो आपस में ज्यादा कोलोजन करेंगे, वहां पर फ्री एनर्जी ज्यादा है। कहीं पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इसका मतलब वहां पर फ्री एनर्जी भी कम है। आई बात समझ में? तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ही होगा। जहां वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की तरफ ही वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा होता है। वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल साई से रिप्रेजेंट किया जाता है और साई डब्ल्यू इसे कहा जाता है। साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल का जो मेजरमेंट है वो बार यूनिट के अंदर किया जाता है। प्रेशर मेजरमेंट की यूनिट है ना, जैसे एटमॉस्फेयर एटीएम यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे ही प्रेशर के मेजरमेंट की एक और यूनिट है बार। तो वाटर पोटेंशियल का मेजरमेंट भी किसके अंदर किया जाता है, बार के अंदर किया जाता है। और वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस आया सोल्यूट पोटेंशियल के लिए, प्लस साई एम ये आया है मैट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी। यह है प्रेशर पोटेंशियल, यह है मैट्रिक पोटेंशियल, यह है सोल्यूट पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जो है वो प्रेशर पोटेंशियल ये कह सकते हैं कि नॉर्मली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर के बराबर ही होता है, जिसका मान पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो सोल्यूट पोटेंशियल अपन बता रहे हैं या मैट्रिक पोटेंशियल जो अपन बता रहे हैं वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैट्रिक पोटेंशियल को 0 माना जा सकता है।
तो सामान्यतः अपन कई बार फॉर्मूला ये भी लिख देते हैं साई W इज इक्वल्स टू साई S प्लस साई P, क्योंकि वाटर पोटेंशियल के लिए मैट्रिक पोटेंशियल को उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया अपना पहला जो क्वेश्चन है, उसमें जो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलाइसिस, टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल कंसेप्ट क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इसके जो मेन 3 कंपोनेंट है, एक तो मैट्रिक पोटेंशियल, एक प्रेशर पोटेंशियल, एक सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपन वाटर के एब्जॉर्प्शन की बात पहले करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जल का अवशोषण। वाटर एब्जॉर्प्शन या जल के अवशोषण की अपन बात करते हैं। पादप जो है वो मिट्टी से वाटर का एब्जॉर्प्शन या जल का अवशोषण कैसे करता है? तो नॉर्मली पादप की जो रूट है, प्लांट की जो रूट है, उस रूट वाले पार्ट के अंदर जो रूट हेयर वाला रीजन है, मूल रोम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से कोई भी प्लांट सोइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन या जल का अवशोषण करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी नॉर्मली 2 तरीके से हो सकता है। सोइल के अंदर जो वाटर है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो कैपिलरी वाटर है। वाटर की अलग अलग टाइप्स अपने पढ़े हैं, जैसे एक ग्रेविटेशनल वाटर होता है, एक रन अवे वाटर होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, एक केमिकली बाउंडेड वाटर है, एक कैपिलरी वाटर है। तो इनमें से कैपिलरी वाटर ही एक ऐसा वाटर है जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है उसके मेनली 2 अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो है पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी कि निष्क्रिय जल अवशोषण, और एक है सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, तो एक तो है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि सक्रिय जल अवशोषण, एक तो क्या है सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, या जिसे निष्क्रिय जल अवशोषण भी कहा जा सकता है। ठीक है, जिसे क्या कह सकते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण भी कह सकते हैं। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली 2 टाइप से होता है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। यदि अपन बात करें सक्रिय जल अवशोषण की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के जल अवशोषण के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, सक्रिय जो जल अवशोषण है, वो भी 2 तरीके से हो सकता है। एक तो बाई ऑस्मोसिस यानी कि पराशरण का यूज करके, और एक है नॉन ऑस्मोटिक मेथड के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, इसमें भी 2 अलग अलग टाइप्स अपन बता सकते हैं। एक तो है बाई ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा हो सकता है, और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, यानी कि एक मैकेनिज्म के अंदर तो ऑस्मोसिस या पराशरण का उपयोग किया जा रहा है,
जिसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। सोइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा और रूट की एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो सोइल से वाटर का ट्रांसपोर्ट जो रूट है उसकी एपिडर्मल सेल्स की तरफ हो जाएगा। ये तो है बाय ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, जिसमें यदि सोइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और रूट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके बावजूद भी सोइल से वाटर को रूट के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है बिना ऑस्मोसिस के। भाई ऑस्मोसिस तो क्या है, ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ। यदि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो ऑस्मोसिस तो नहीं है, तो इस मैकेनिज्म को आप बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, और दोनों के अंदर ही एनर्जी या ऊर्जा खर्च होती है। दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय जल अवशोषण। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती। यहां पर या तो एपोप्लास्ट पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा वाटर जो है वो सोइल से रूट की सेल्स के अंदर एंटर करता है, जिसमें रूट हेयर से होते हुए वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से जो पेरिसाइकिल है, या एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, और उसके बाद में अंदर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल जैलम है वहां तक वाटर को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है जी। इस प्रकार से वाटर का एब्जॉर्प्शन या जल का जो अवशोषण है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। दोनों आपको डिटेल में ध्यान में रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेंट ऑफ सेप, रसारोहण। ये असेंट ऑफ सेप या रसारोहण किसको बोलते हैं, और असेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज या कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों के बारे में अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना है असेंट ऑफ सेप। असेंट ऑफ सेप या रसारोहण जिसे कहा जाता है। असेंट ऑफ सेप क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा वाटर को आपने सोइल से प्लांट की रूट के अंदर तो एब्जॉर्ब करवा दिया, लेकिन प्लांट की रूट के अंदर जो वाटर है वो प्लांट के एरियल पार्ट, वायवीय भाग जैसे पत्ती वगैरह है या वायवीय जो तना है, शाखाएं जो हैं, वहां तक कैसे पहुंचेगा? वहां तक पहुंचेगा असेंट ऑफ सेप या रसारोहण प्रक्रिया के द्वारा। रसारोहण कहते किसे हैं? जल के साथ साथ कुछ कार्बनिक पदार्थ, कुछ खनिज, कुछ साल्ट, लवण वगैरह जो हैं वो भी रूट से प्लांट्स के एरियल पार्ट जैसे लीफ या स्टेम या ब्रांचेस तक पहुंचता है, और रस कहते हैं उसे, सैप बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को असेंट ऑफ सैप बोल रहे हैं। सैप हिंदी में बोलते हैं रस। ठीक है। तो वाटर के साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर, एमिनो एसिड्स वगैरह हैं, कुछ साल्ट वगैरह है, कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, वो भी वाटर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसीलिए इसे असेंट ऑफ सैप या रसारोहण बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब कोई प्लांट यदि छोटा है, मान लीजिए कोई घासीय पादप है या ऐसे प्लांट है जिसकी हाइट 2 से 3 फीट है, वहां पर तो अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट से स्टेम वाले पार्ट तक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी हाइट लगभग 90 फीट, 100 फीट, इतनी हाइट वाले प्लांट्स भी होते हैं। जैसे यूकलिप्टस सफेदे की अपन बात करें, कुछ प्लांट ऐसी है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 100 मीटर, 100 मीटर के आसपास होती है। तो ऐसे प्लांट के अंदर रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इसको समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज या अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। यानी कि असेंट ऑफ सैप या रसारोहण को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज या सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें मुख्यतः 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपन थ्योरीज या सिद्धांतों को डिवाइड करते हैं। वो 3 थ्योरीज या जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? एक तो है वाइटल थ्योरी, एक तो कौन सी है? वाइटल थ्योरी या जैविक सिद्धांत अपन जिसे बोल सकते हैं।
वाइटल थ्योरी में दो अलग अलग थ्योरीज दी गई है। एक तो है रिले पंप थ्योरी, एक तो है रिले पंप थ्योरी, एक है पल्सेशन थ्योरी। एक कौन सी पढ़ी थी अपन ने? पल्सेशन थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी थ्योरी है फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक दाब सिद्धांत या भौतिक बल सिद्धांत जिसे अपन बोल सकते हैं। दूसरी जो थ्योरी है दैट इज फिजिकल फोर्स थ्योरी। दूसरी कौन सी है? फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर भी अलग अलग थ्योरीज है, जैसे इम्बिबिशन थ्योरी, अंतः शोषण सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा कैपिलरी थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी के अलावा जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल एंड कोहेजन फोर्स थ्योरी, कोहेजन फोर्स थ्योरी। और लास्ट में नंबर थर्ड है रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। तो मेनली मुख्यतः असेंट ऑफ शेप या रसारोहण को समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए हैं। वाइटल थ्योरी यानी कि जैविक सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी भौतिक बल सिद्धांत, और है रूट प्रेशर थ्योरी जिसे अपन हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? मूल दाब सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। मूल दाब सिद्धांत। वाइटल थ्योरी के अंदर दो थ्योरीज हैं, रिले पंप थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन से साइंटिस्ट ने दी ये आपको पता करना है। दूसरी है फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर भी अलग अलग थ्योरीज है, जैसे इम्बिबिशन या अंतः शोषण सिद्धांत है, केशिका सिद्धांत है, कैपिलरी थ्योरी। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, जिसमें इस थ्योरी के द्वारा तो यह कहा गया कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से रूट से प्लांट्स के एरियल पार्ट तक वाटर या सेप का ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल या कोहेजन फोर्स थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या सहसंजन बल सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो डिक्सन और जोली नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। एक्चुअल में ये ट्रांसपीरेशन पुल और कोहेजन फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि वाटर को रूट से एरियल पार्ट तक धकेला नहीं जाता, बल्कि ऊपर से एक ऐसा प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर वाटर को रूट से एरियल पार्ट की तरफ खींचता है। देखिए दो अलग अलग वर्ड है, एक तो होता है पुल खींचना, एक होता है पुश यानी कि धक्का देना। तो ट्रांसपीरेशन पुल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऊपर से एक ऐसा बल लगता है जो कि रूट से वाटर को खींचता है ऊपर की तरफ, जिसे अपन ट्रांसपीरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोल रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन पुल या कोहेजन फोर्स थ्योरी, अब इसमें क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, यहां पर प्लांट्स की रूट के अंदर वाटर आ चुका है। ये प्लांट का लीफ वाला पार्ट है। तो यहां पर दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक तो है कोहेजन फोर्स, ये क्या होता है, सहसंजन सिद्धांत, और आसंजन बल सिद्धांत क्या है। देखिए यहां से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो आपस में जो जाइलम वेसल्स है उन जाइलम वेसल्स के द्वारा कनेक्टेड है, और जाइलम वेसल्स यहां पर एक प्रकार का कनेक्शन बना रही है। ठीक है। अब वाटर धीरे धीरे यहां पर इस तरफ आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स है उसे बोलते हैं कोहेजन फोर्स या सहसंजन बल।
वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए जो प्रेशर लगा रहे हैं उसे सहसंजन बल या कोहेजन फोर्स बोल रहे हैं। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स का इन जाइलम वेसल्स की वॉल के साथ में जो प्रेशर है उसे बोलते हैं एडहेजन फोर्स या आसंजन बल। और इन कोहेजन और एडहेजन फोर्स की वजह से ही वाटर का एक फ्लो इस रूट से ऊपर की तरफ बनता है और इस फ्लो के कारण ही लगातार वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ होता रहता है। दो फोर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो कोहेजन फोर्स यानी कि सहसंजन बल और एक है एडहेजन फोर्स या आसंजन बल। इन दोनों बलों का इंपॉर्टेंट रोल होता है इस वाटर के फ्लो को बनाए रखने में। एक तो है ये कंसेप्ट, एक है ट्रांसपिरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऊपर पादप के वायुव्य भाग से आपको पता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होने की वजह से जल जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में यहां से रिलीज होगा। अब वाटर यदि रिलीज हो रहा है तो इन लीफ की सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लीफ की सेल से लीफ की जो स्टोमेटा वाली सेल है उनमें वाटर की कंसंट्रेशन कम, तो स्टोमेटा वाली सेल ने लीफ की जो दूसरी मेसोफिल वगैरह सेल्स है उनसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। मेसोफिल सेल्स ने जो लीफ के अंदर प्रेजेंट वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम, उस जाइलम से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। इस प्रकार से वाटर जो है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और ट्रांसपिरेशन के द्वारा ये कह सकते हैं कि खिंचाव बल उत्पन्न हुआ है जिसे ट्रांसपिरेशन पुल अपन कह रहे हैं। और इसकी वजह से इस प्रकार का ये जो ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स है वो पूरी तरीके से इस रूट से वाटर को ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब या ये कह सकते हैं खींच रहा है, जिसे अपन ट्रांसपिरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेजन फोर्स थ्योरी है जो डिक्सन और जोली के द्वारा प्रपोज की गई थी, जो कि फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और लास्ट में रूट प्रेशर थ्योरी, जिसमें यह कहा गया कि रूट के अंदर भी ऐसा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से वाटर को ऊपर की तरफ कंडक्ट या ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो रूट प्रेशर होता है वो 2 एटमॉस्फेयर या 2 atm होता है। अब 2 atm प्रेशर जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि 100 फीट हाइट वाले प्लांट तक वाटर का ट्रांसपोर्ट कर सके, इसीलिए रूट प्रेशर थ्योरी को सही नहीं माना गया। आजकल जो सबसे सर्वमान्य थ्योरी या सिद्धांत माना जाता है वो ट्रांसपिरेशन पुल या कोहेजन फोर्स थ्योरी ही माना जाता है। ठीक है, तो असेंट ऑफ सेप क्या है? असेंट ऑफ सेप को थ्योरीज या ये जो सिद्धांत है उनके द्वारा समझाइए, तो आपको पहले असेंट ऑफ सेप की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद में इन सारी थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखते हुए लास्ट में आपको ट्रांसपिरेशन पुल या कोहेजन फोर्स थ्योरी को डिटेल से समझा देना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असेंट ऑफ सेप या रसारोहण का। ठीक है, असेंट ऑफ सेप या रसारोहण के बाद में लास्ट जो अपना इस यूनिट से जो टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज या सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में ब्रीफ के अंदर शॉर्ट वे के अंदर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है इसका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, देखिए ट्रांसपिरेशन है क्या? प्लांट के एरियल पार्ट से, वायवीय भाग से अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन जो है वो मुख्यतः 3 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी कि अधिचर्म या जो क्यूटिकल है उसके द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन।
और तीसरा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ऐसा ट्रांसपिरेशन या ऐसा वाष्पोत्सर्जन जिसमें पत्ती या ये कह सकते हैं कि जो पादप का कोई भी वायवीय भाग है उसमें एपिडर्मिस के बाहर की तरफ जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, अधिचर्म उपस्थित होती है, उस क्यूटिकल के द्वारा यदि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो इसे अपन बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। आपको पता है स्टेम के ऊपर या प्लांट के एरियल पार्ट में जो फ्रूट वगैरह है वहां पर उनकी सेल के ऊपर लेंटिकल्स या वातरंध्र उपस्थित होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इन लेंटिकल्स या वातरंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। टोटल जितना ट्रांसपिरेशन है उसका 1% लगभग क्यूटिकुलर है और 5 से लेकर के 10% तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, 1% के आसपास जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है और 90% जो है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा के द्वारा यदि वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज किया जा रहा है। अब स्टोमेटा जो है वो लीफ की अपर और लोअर दोनों सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टोमेटा की नंबर जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टोमेटा के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन क्या कहलाएगा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। ठीक है। अब अपन इस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की डिटेल में बात करते हैं और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को पढ़ने के लिए अपन को स्टोमेटा या रंध्र की संरचना पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। स्टोमेटा की यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो मेनली स्टोमेटा के अंदर दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो गार्ड सेल्स होती है और एक सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं होती है। ज्यादातर पादपों के अंदर गार्ड सेल्स की नंबर 2 होती है और ये गार्ड सेल्स जो है वो किडनी शेप की होती है। गार्ड सेल्स जो है उनकी जो शेप है वो कैसी होती है? किडनी शेप होती है, इस प्रकार की। ठीक है। और इन गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती है। गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। ये लीजिए, ये गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ कौन सी सेल्स हैं? सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं हैं। गार्ड सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये इस प्रकार से अपन यहाँ पर मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। और हर गार्ड सेल्स के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। गार्ड सेल की जो इनर वॉल है, अंदर वाली जो भित्ति है, वो तो होती है मोटी और जो बाहरी भित्ति है वो सामान्यतः पतली होती है। कुछ मोनोकोट्स प्लांट के अंदर ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी शेप जो है वो डंबल शेप भी हो सकती है। सामान्यतः पादपों के अंदर गार्ड सेल्स की जो शेप है वो किडनी जैसी होती है। तो ये दो गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स जिनको हिंदी के अंदर द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं बोलेंगे। द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ ये सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स है। द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ क्या है? सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है जी। तो ऐसी स्ट्रक्चर स्टोमेटा या रंध्र की होती है। अब स्टोमेटा कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए, स्टोमेटा जब गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, गार्ड सेल्स जब फूलेंगी, जैसे मान लीजिए ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स जब फूलेंगी तब तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये बीच में स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है। जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगी, ये सिकुड़ेंगी, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा।
नॉर्मल प्लांट्स के अंदर दिन के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं, रात के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ऐसी तो कंडीशन है। स्टोमेटा के अलग अलग टाइप्स जो है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। आई बात समझ में? अब अपन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज या सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होंगे, इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है, अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत अपन बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल हाइपोथेसिस। पहला सिद्धांत है द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण। द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स थ्योरी। ठीक है, पहला सिद्धांत कौन सा है? द्वार कोशिका में प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत, जो कि वॉन मॉल के द्वारा 1856 में दिया गया। साइंटिस्ट का नाम है वॉन मॉल। वॉन मॉल ने 1856 के अंदर यह सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत का मानना यह है कि गार्ड सेल्स में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है। स्टार्च की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तब टर्गर प्रेशर भी बढ़ता है। टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण दिन के समय जो सेल्स हैं वो टर्जिड होती है, और टर्जिड होने के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात के समय आपको पता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो उस समय जो ग्लूकोज बनेगा वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स की वो कम बनी रहेगी, जिससे गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में रहेंगी, और स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। ये सिद्धांत जो है वो वॉन मिल ने दिया था, जिसे फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। नंबर 2 है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, यानी कि स्टार्च जो है वो शुगर में नॉर्मली अपन बात करेंगे ग्लूकोज की, या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये सब शुगर की तो मॉडिफिकेशन है। तो स्टार्च शुगर के अंदर इंटर कन्वर्ट होती रहती है, ये शुगर वापस से स्टार्च के अंदर चेंज होता रहता है, और इसके आधार पर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिसाइड होती है। ये जो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी है वो लॉयड ने दी थी, और सायरे ने इसे प्रूव करने की कोशिश करी थी। ये थ्योरी दी तो किसने थी? लॉयड नामक साइंटिस्ट ने, और सायरे नामक जो साइंटिस्ट ने उन्होंने इसको मॉडिफाई करके इसे ये कह सकते हैं प्रूव करने की या प्रमाणित करने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये थ्योरी क्या है? इस थ्योरी का ये मानना है कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 गैस यूज होगी। अब CO2 गैस यूज होने के कारण सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई। CO2 कंसंट्रेशन का कम होना मतलब pH बढ़ गई, और pH बढ़ने के कारण गार्ड सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट स्टार्च है वो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, और गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये दिन के समय की बात है। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा
तो CO2 की कंसेंट्रेशन वापस से बढ़ गई। CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण pH कम हो गई और कम pH के अंदर ये जो शुगर बनी वो वापस से स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं रात के समय। ये थ्योरी है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा जैसे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी भी है एक, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी। ठीक है। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी भी यही कहती है कि गार्ड सेल्स के अंदर जब ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उस समय तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण, और ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट की कंसेंट्रेशन कम होने के कारण टर्मिनल प्रेशर कम हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है प्रोटोन पोटेशियम पंप थ्योरी। ठीक है, या ये कह सकते हैं एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम पंप सिद्धांत। ये एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी आजकल सर्वाधिक मान्य थ्योरी है और इस थ्योरी या सिद्धांत के अनुसार दिन के समय स्टार्च जो है वो मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए दिन के समय तो क्या होगा, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में। ये जो मैलिक एसिड है इससे मैलेट आयन और प्रोटोन आयन बनते हैं। इससे क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा मैलेट आयन और एक इससे बनेगा प्रोटोन। तो दिन के समय क्या होगा, ये जो प्रोटोन है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा या एपिडर्मल सेल के अंदर एंटर करेगा। तो एपिडर्मल सेल में ये प्रोटोन एंटर करने के कारण, ये प्रोटोन कहां एंटर किया, एपिडर्मल सेल्स के अंदर। एपिडर्मल सेल्स में एंटर करने के कारण गार्ड सेल्स जो हैं उन गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कब हुआ, जब H+ एपिडर्मल सेल के अंदर एंटर करते हैं, पोटेशियम एपिडर्मल सेल से बाहर निकलते हैं। एपिडर्मल सेल्स के पास ही जो गार्ड सेल्स हैं उन गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, जिससे गार्ड सेल्स एंडोस्मोसिस करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, अंतःपराशरण। एंडोस्मोसिस होने के कारण गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करेगा, गार्ड सेल्स जो वो फूलेंगी। जैसे ही गार्ड सेल्स फूलेंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। रात के समय क्या होगा, ये जो स्टार्च है ये स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड से मैलेट आयन प्रोटोन आयन बनते हैं, लेकिन रात के समय प्रोसेस उल्टी हो जाती है। प्रोटोन आयन एपिडर्मल सेल में एंटर ना करके पोटेशियम जो है वो एपिडर्मल सेल में एंटर कर जाता है। पोटेशियम एपिडर्मल सेल्स में एंटर करने के कारण गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। गार्ड सेल्स में एक्सोस्मोसिस द्वारा वाटर बाहर रिलीज होगा। एक्सोस्मोसिस के कारण गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगी, सलथ अवस्था में आएंगी, और जैसे ही फ्लैसिड होंगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे रात के समय। ये है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को समझाने के लिए जो अलग अलग थ्योरीज या सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा। ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को या फिर ट्रांसपिरेशन रेट को, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कितनी है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है, इसके अलावा लाइट है, CO2 है, pH है गार्ड सेल्स की, ये सारी चीजें जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को डिसाइड करते हैं। CO2 की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, लाइट, गार्ड सेल्स की pH, ये सारे फैक्टर्स गार्ड सेल्स या स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि अपन ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसमें भी टेम्परेचर है, लाइट है, CO2 की कंसंट्रेशन है। देखिए जो भी फैक्टर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित कर रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को भी प्रभावित करेंगे।
तो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर, लाइट है, CO2 है, CO2 की कंसेंट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं, इसके अलावा स्टोमेटा की नंबर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो, या स्टोमेटा का कौन सा टाइप है, ये सारे फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रभावित करेंगे। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक गटेशन, उससे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिंदु स्राव, तो ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, गटेशन यानी कि बिंदु स्राव, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इससे भी एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, गटेशन में जो वाटर है वो ड्रॉप्स या बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। जैसे ठंडे मौसम में आपने देखा होगा जो घासी कुल के पादप हैं उनमें उनकी पत्तियों के ऊपर आपको बूंदों के रूप में पानी दिखाई देता है, वो एक्चुअल में गटेशन या बिंदु स्राव के कारण है। ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या फर्क है? ट्रांसपिरेशन जो है उसमें वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, वहां पर वाटर जो है वो ड्रॉप्स या बूंदों के रूप में रिलीज हो रहा है। ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा या रंध्रों के द्वारा होता है। गटेशन या बिंदु स्राव जो है वो हाइडेथोड्स या जल रंध्रों के द्वारा होता है। गटेशन में वाटर जो है ड्रॉप्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, यहां पर वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। गटेशन जो है वो कम टेम्परेचर, जब तापमान कम होगा तब ज्यादा होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब ज्यादा होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के अंदर केवल वाटर ही वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है, जबकि गटेशन के द्वारा जो ड्रॉप या बूंद के रूप में जल बाहर निकल रहा है, उस ड्रॉप या बूंद के अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स वगैरह हैं जैसे एमिनो एसिड्स वगैरह वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से छोटा सा टॉपिक गटेशन है, इसकी डेफिनेशन और ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ यूनिट फर्स्ट जो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर की, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका है, ठीक है जी। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें अपन प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर के यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।